और बजट में भी हमने देखा कि बजट जम्मू कश्मीर को उतना नहीं मिला जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जितना भी मिला था उससे लोगों का भला हो सकता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ बजट के हिस्से अभी कुछ दिनों में कैंसिल भी होने वाले हैं। मे भी ना हो, लेकिन अभी फिलहाल आवाम के लिए ये चीज़ें एक बड़ा मसला पैदा कर सकती है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे ऐसे मफादात हैं जो उठ रहे हैं। इवन अब हर इलाके के एमएलए सरकार से ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप लोगों को या लोगों के मसाइल हल करने के लिए हमें रास्ता दो। कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह समाअत हुई थी, इस वजह से टॉपिक आज के लिए काफी अहम है कि क्या अब इंसाफ की उम्मीद अदालत से ही रखी जाए, और सरकार खासतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने वादा किया था वो इस चीज में अब कुछ और करने नहीं जा रही है। ये तो खैर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से ही सवाल पूछा है। देखने का भी खास होगा, लेकिन सरकार क्या सोचती है, अलग अलग पार्टियां क्या सोचती है, क्या प्लान है जम्मू कश्मीर का, और लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे, जवाब लेंगे पार्टियों से और उनके नुमाइंदों से, उनके लीडरों से। काजी इमरान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट शौकत साहब पीडीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रविंद्र सिंह सलातिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर नाम लेने में थोड़ी बहुत चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। सीधा आएंगे काजी साहब आपकी तरफ। उम्मीद ये की जा रही थी और हम लोग काफ़ी दिनों से ये सोच भी रहे थे कि शायद 10/10/2025 वो तारीख हो जहां पे लोगों को या उनके मसाइल के हल के लिए एक रास्ता या एक समझिए कि हमवार उनको एक रास्ता नज़र आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी 4 हफ्ते के लिए, करीब करीब 1 महीने के लिए मामला और टला है। सरकार के फैसले बाद में आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मामला चल रहा है उसमें थोड़ा सा और ऐसा लग रहा है कि लेंदी प्रोसेस है या फिर थोड़ा सा और लंबा खींचेगा। फिलहाल आपकी राय चाहिए इस पे। देखिए, हमें उम्मीद थी आज जिस तरीके से पिछली बार अगस्त में ये हेयरिंग थी, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 8 हफ्तों का टाइम दिया गया था, पर आज सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्तों का टाइम और मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है उनको। हमें पूरी उम्मीद है आगे जब 4 हफ्ते के बाद जब भी इसकी हेयरिंग होगी अब, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक जस्टिस करेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। हमें कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के लोगों को और यहाँ की मौजूदा सरकार को पूरा भरोसा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हम हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से चले हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी डिमांड को रखा हुआ है सबके सामने। जो एक्सपेक्टेशन सबसे पहले हमें एक चुनी हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे होनी चाहिए थी, अब वो एक्सपेक्टेशन शिफ्ट हो गए सुप्रीम कोर्ट तक क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वादा उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और ऑन द पब्लिक डोमेन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बहुत सारी जगहों पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था कि इलेक्शन के फौरन बाद आपको अपना स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब 1 साल होने को आया है इलेक्शन को, अभी तक भी उस पे कोई काम होते हुए दिख नहीं रहा है। तो अब हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना जवाब देने के लिए, हमें उम्मीद है जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगी जम्मू कश्मीर के लोगों। एडिशनली एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, फिर मैं अपने बाकी पैनलिस्ट की तरफ आऊँगा। सवाल ये है कि एक बहुत सारे डिबेट्स और दुनिया भर की ढेर सारी चीज़ें करने के बाद एक चीज़ सवाल एक जो समझ में आ रहा है कि स्टेटहुड की वक्ती तौर पे ज़रूरत ही क्या। अगर थोड़ी देर देखिए हक है और लोगों को मिलना चाहिए, गलत तरीके से हुआ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ अगर थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दें, तो काजी साहब स्टेटहुड की वक्ती तौर पर लोगों के मसाइल हल करने के प्रोस्पेक्टिव में क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर है तो क्यों है, उस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन आपने उठाया, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अपोजिशन की तरफ से भी बहुत लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि जब भी आप गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछ रहे हो वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। हमें समझने की ज़रूरत यह है कि जब आपके पास एक स्टेट होती है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ने इसीलिए 3 चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट और इस स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड किया है। और उसी तरीके से यूनियन को अपने पावर्स दिए गए हैं, स्टेट को अपने पावर्स दिए गए हैं और यूनियन टेरिटरी को अपने पावर्स दिए गए हैं। जहां तक अब आप स्टेट की बात आएंगे, आप स्टेट में हम पहले से एक स्टेट में रहते थे। स्टेट में रहने के बाद हमारे लोगों को कभी इस चीज का एहसास हुआ ही नहीं कि यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस आता है और स्टेट में क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था सबसे पहले कि हम डाउनग्रेड होके हमें सेग्रीगेट किया जाएगा, डाउनग्रेड किया जाएगा यूटी में।
स्टेट में आप देखेंगे जब भी कोई कैबिनेट फैसला करेगी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ साथ कैबिनेट जब कोई फैसला करती है, वो फैसला जो होता है लास्ट फैसला हो जाता है स्टेट का। उसके बाद उस जो कैबिनेट में फैसला होता है, स्टेट की कैबिनेट में फैसला होता है, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए आपके पास ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है। जितने भी हमारे आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं, कमिश्नर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं, वो उस चीज को जो कैबिनेट में ऑर्डर हुआ होता है उसको इंप्लीमेंट करते हैं आप स्टेट में। अब यहां पे यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या आता है? यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस ये आता है कि ना आपके पास कैबिनेट में ये जो कैबिनेट, इसको हम यूनियन में हम इसको कैबिनेट मिनिस्टर्स में नहीं कह सकते, इट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट इज काउंसिल्स, ठीक है। जो काउंसिल डिसाइड करेगा उसको भी एलजी साहब अप्रूव करेंगे। उसके बाद जब इंप्लीमेंटेशन के बाद भेजोगे आप, क्योंकि जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है उनकी अथॉरिटी भी आपके पास नहीं है, उनकी अथॉरिटी भी एलजी साहब के पास है। फिर वो फिर एलजी साहब के पास जाते हैं कि हमारे पास ये प्रपोजल आए हैं, हमने करना है कि नहीं करना है। क्योंकि इंसान आप इस वक्त एक नहीं, तो कुल मिला के एलजी साहब से दिक्कत है, मतलब एलजी साहब क्यों अप्रूव करेंगे, ये मसला है। नेचुरल सी बात है। आप देखेंगे, देखिए एक चुने हुए नुमाइंदे को यह हक होना चाहिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या अपनी स्टेट का फैसला खुद कर सके। उसको एक नॉन इलेक्टेड बंदे के अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, माफ कीजिएगा, बस मुझे 30 सेकंड चाहिए काजी साहब से, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। काजी साहब देखिए, अगर सरकार जो होती है वो माई बाप जरूर होती है, पुराने जमाने का यह कौल है, लेकिन एक चीज जो हमें समझना चाहिए कि सरकार में अगर इख्तिदार में किसी ने बैठाया है तो अवाम ने बैठाया, एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के लिए बैठाया है, तो जम्मू कश्मीर पर्सनली कोई अपनी मिल्कियत तो हो नहीं जाती है कि हम ये कहें कि फलां हमें क्यों कहेगा। एलजी साहब भी सेम काम कर रहे हैं लोगों की मफाद। मैं देखिए एलजी साहब का फैन नहीं हूं, या ना ही मैं उमर साहब का हूं, मैं सिर्फ इस वजह से जानना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए सरकार जो भी है उमर साहब की, या कल होकर के किसी और की आएगी, या फिर कंटिन्यूअस यही चलेगी, सवाल यह है कि सरकार तो सिर्फ लोगों के मसले को हल करने के लिए, अब चाहे ऑर्डर कोई पास करे, मुहर कोई और लगाए, या फिर दस्तखत कोई और करे, क्या फर्क पड़ता है अगर वो लोगों के मफाद में काम करे तो? डेफिनेटली, बड़ा जेन्युइन सा, बड़ा अच्छा सा सवाल आपने रेज किया है, जो लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जी। देखिए, हमें सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। जब हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही है कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल। और जब गवर्नमेंट, जब इलेक्टेड कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो लोगों का चुना हुआ होता है। ये इख्तियारात उनके ऊपर, उनका कोई भी फैसला करने का हक सिर्फ उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए। ये एक नॉन इलेक्टेड बंदे को ये उनका हक, जिनको पता ही नहीं है यहाँ के बारे में, ना आपको यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में पता है, ना आपको यहाँ की एनवायरनमेंट के बारे में पता है, ना आपको यहाँ पे लोकल मसाइल के बारे में पता है। आपने पीछे भी 2018 से लेके 2024 तक एलजी शासन लगाया। एक बंदा, जहां आपके 90 एमएलएस भी यहाँ के मसले हल नहीं कर सकते, क्या आपको लगता है कि एक एलजी एक राजभवन में बैठ के आपके सारे मसाइल हल कर सकते हैं? क्या उनको पता है इस वक्त फलां डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फलां डिस्ट्रिक्ट? वो तो वहां का लोकल रिप्रेजेंटेटिव बता सकता है। वही क्वेश्चन वो रेज कर लेता है अपने मिनिस्टर्स के आगे, वहां पे उसका हल ढूंढना चाहता है वो। अब उसको उसका हल ढूंढने के लिए एक नॉन इलेक्टेड बंदे के पास जाना पड़ेगा, जिसको पता ही नहीं है कि इस वक्त फॉर एग्जांपल हम डोडा में क्या हो रहा है, रामबन में क्या हो रहा है, कुपवाड़ा में क्या हो रहा है। चलिए, मे बी ये चीज़ें कंसर्न का जरिया हो सकती है, लेकिन ये चूंकि लंबा चल जाएगा डिबेट, इस वजह से मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सीधा शौकत साहब आपकी तरफ आता हूं, फिर सलातिया साहब की तरफ फाइनल कोर्ट के लिए आऊंगा। जिस तरह की चीज़ें चल रही है, मैं इसके अगेंस्ट या इसके साथ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम स्टेटहुड के मारे ना पीछे ना घूमें, बल्कि सीधा लोगों के मसले हल करने पर तवज्जो दें। तो शायद स्टेटहुड तो वक्त पर आ ही जाएगा जब आना है। एटलीस्ट बीच में जो लोग परेशान हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, और लगातार मैं 1000 मिसालें आपको दे सकता हूं और आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो क्यों ना लोगों के मसाइल पे फोकस किया जाए, इसके बरअक्स के हम स्टेटहुड को तवज्जो दें कि आएगा तब होगा वगैरह वगैरह। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, जहां तक बात स्टेटहुड की है, तो स्टेटहुड जो है, या तो
हमारे ऐसे हालात होते कि हम पहले यूटी में रह रहे होते तो हमने स्टेट को देखा ही नहीं होता, हमने स्टेट में काम नहीं किया होता, तो वो एक बात बनती। हमें ये सारी चीजें जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शायद स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे, सुन रहा था उनको, ये जो सारी प्रॉब्लम्स, ये जो सारी चीजें उन्होंने लोगों के सामने रखी हैं, ये मैं कहता हूं ठीक है, ये एक तरफ है। आप ये देखें कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी डिबेट्स, परेशानियां, सरकार का कामकाज, यूनियन गवर्नमेंट, कोर्ट, ये सारी चीजें किसके ऊपर हो रही हैं? ये सारी चीजें हो रही हैं एक स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया है। और फिर एक तो ये, दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती, पिछले 6 साल से यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको एप्रोप्रिएट टाइम पर आपको स्टेट रिस्टोर करेंगे। वो एप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन क्या है? कोई बीजेपी का शख्स जो है वो आज तक क्लियर नहीं कर पाया। वो एक कंफ्यूजन है। वो क्या कंफ्यूजन है उसको कौन जानता है, इसका कोई अता पता नहीं है। तीसरी बात, आप कहते हैं कोर्ट। सर, कोर्ट की 10 मजबूरियां हैं, प्रोसीजर है। जब हम प्रोसीजर में जाएंगे फिर देखेंगे क्या वो डाउनग्रेड करने का जो फैसला था यूनियन गवर्नमेंट का, क्या वो सही था? शौकत साहब, मैं बीच में नहीं टोकना चाह रहा था आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक शौकत साहब मुझे एक 30 सेकंड दीजिए। आपने जो चीजें कही है बिल्कुल मैं उस बात को मानता हूं, मेरे ख्याल से हम तीनों हजरात मैच्योर है, समझते हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि देखिए 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, जहां तक मेरी याददाश्त है। 8 यूनियन टेरिटरी में कभी भी इस तरह के बवाल नहीं हुए जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, और 8 के 8 खुशहाली से चल रहे हैं। इवन अगर मैं दिल्ली की आप मिसाल देंगे तो दिल्ली में सियासी उठापटक जरूर नजर आई, लेकिन क्या दिल्ली के डेवलपमेंट में कभी कमी नजर आई? तो क्यों ना हम डेवलपमेंट पे फोकस करें इसके बजाय कि हम पावर पे फोकस करें कि भाई नहीं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए, एलजी को हटाओ, तब जाकर के मसले होंगे। ओके, समझ में आता है कि आवाम की हुकूमत है, आवाम के लिए आवाम की तरफ से चलना चाहिए, समझ में तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा उनसुर जो छुपा हुआ नजर आता है कि क्या आप पावर के भूखे हो, एक बड़ा सवाल जो रह जाता है। नहीं, देखिए, मैं ये कहूंगा कि यूटीज जितनी भी हैं उनमें कुछ में लेजिस्लेशन है, कुछ में नहीं है। बिल्कुल, जहां पर नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर जो है वो काम चलता है। वो आईएएस जो हमारे ऑफिसर हैं उन्होंने करना है, एडमिनिस्ट्रेटर ने उनसे काम लेना है, तो चलता है। वहां पर लेजिस्लेशन का कोई मामला ही नहीं है। लेकिन जहां पर लेजिस्लेशन है वहां पर प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कॉमन भी हैं। दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं। लेकिन जो आपका कंसर्न है कि आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो यूटी से बाहर हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो हैं आप कर सकते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कर सकती है। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में ना बड़ा फिक्स मैच चल रहा है। जो कल आपके साथ चलता था आज उनके साथ चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम कहते ही नहीं है, हम कहते ही नहीं है कि फिक्स मैच था हमारे साथ। हम तो जो चीजें थी वो अवाम के सामने थी, जो हम करते थे वो अवाम के सामने था। हम ये रोना तो नहीं रोते थे कि हमें बीजेपी वाले जो है वो करने नहीं दे रहे हैं। हम अपनी मर्जी से करते थे, हमें अवाम ने चुना था तो हम करते थे। हम ये रोना नहीं रोते हैं कि 50 मेंबर्स जो हैं, इतना बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदकिस्मती से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए रोते हैं। तो जब ये अपने मामलात को नहीं हल कर सकते, इनके एमएलएज रोते हैं, अपने मामलात नहीं हल कर पाएंगे तो ये अवाम को क्या जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे? अवाम के कौन से जो है वो डेवलपमेंट करेंगे? अवाम के मसाइल का हल कहां ढूंढेंगे? ये बेसिकली इनके बीच में हर चीज को लेके जो है वो फिक्स मैच है। मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारा साथ बिल्कुल वो जवाब देंगे कि इसके लिए मैं सवाल पहुंचाऊंगा आप तक, और आपका सवाल पहुंच भी गया होगा। नहीं, पिछले 1 साल में उमर साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता ने यूनियन गवर्नमेंट या बीजेपी के लिए कुछ कहा है? उनको दोस्ती आप जरूर करिए, मगर आपको अगर लगता है कि वो आपके काम नहीं आने वाले हैं,
अरे तो क्या बात कर रहे हैं शौकत साहब, क्या किसी को बुरा भला कहना, इल्जाम तराशियों की जद में लाना, यही कहना हुआ? जाहिर सी बात है, कई बार बात कर चुके हैं, आपको खुद ही पता है, 2-3 मरतबा उमर साहब दिल्ली आ चुके हैं और वहां जम्मू में भी जब भी मुलाकात हुई, और उमर साहब ने खुद स्टेटमेंट भी दिया कि जब भी मेरी मुलाकात होती है जम्मू कश्मीर के मसाइल पे बात होती है, स्टेटहुड पे बात होती है हाई कमान से। तो आप क्या चाहते हैं कि बुरा भला कहे कम से कम? नहीं, मैं ये कहता हूं उमर साहब हमें नहीं पता क्या करें जी, ये तो उमर साहब को डिसाइड करना है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उमर साहब को 50 सीटें दे दी हैं। अब उमर साहब अवाम की तरफ क्या देखते हैं, उधर करो जो करना है। दिल्ली वालों के साथ आपको किस तरीके से कॉपरेट करके चलना है, दोस्ती का हाथ बढ़ा के चलना है, कन्फ्रंटेशन में हाँ, लेकिन लोगों के मसाइल हल करो। ठीक है शौकत साहब, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर साथी, हमारे सबसे सीनियर पैनलिस्ट रविंद्र सिंह सलातिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलातिया साहब, बहुत माजरत चाहता हूं, इन सवालों के जवाब बहुत ज्यादा जरूरी थे ताकि मैं आपसे कुछ चीजें समझ पाऊं बेहतर तरीके से। देखिए, फिक्स मैच आप खेलिए, लेकिन लोगों के मसाइल तो हल करिए। मतलब पीडीपी भी तो आप साफ तौर पर कह रही। वैसे हमें एक चीज तो समझ में नहीं आ रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है पीडीपी के गठजोड़ है, एलजी साहब से चुप चुप के मुलाकात होती है, और पीडीपी कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ है। साहब, हम स्टूडियो में बैठ के थक गए, आप ही बताइए, कुछ रोशनी डालिए, क्या कुछ है गठजोड़, फिक्स मैच? शायद साहब ऐसा है कि आज जो कोर्ट में हियरिंग हुई सर्वोच्च न्यायालय में जी, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी पक्ष और विपक्ष अपना पक्ष रखा गया, और जहां से सरकार की तरफ से भी रखा गया, जिसमें आपने एक बताया कि 4 हफ्ते का टाइम सरकार को दिया गया है। जी, ठीक है, यकीनन 4 हफ्ते में सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और उसमें आपने सीजीआई का एक रिमार्क्स भी सुने होंगे कि उन्होंने कहा है कि पहलगाम इंसिडेंट को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर आपने भी ये सुना होगा और पढ़ा भी होगा। बिल्कुल। तो ये इस बात को लेकर अब 4 हफ्तों के बाद जो रिपोर्ट केंद्र देगी, देखते हैं क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। यहां तक आपने आज बात की है कि फिक्स मैच किसका है किसका नहीं है, पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या बीजेपी के साथ फिक्स मैच है। ऐसा है शायद साहब, बात अगर हम ये कहें कि 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस व उसके अलायंस हमेशा ही रूलिंग पार्टी में रहे, रूलिंग सरकार में रहे, मैं समझता हूं कि उनको ये पता नहीं है कि यूटी में कैसे सरकार चलानी है, कैसे काम करना है। एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ पर अभी एनसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सिर्फ जो इलेक्टेड आदमी होता है उसी के पास राइट है। तो भाई मुझे ये बताया जाए, राज्यसभा में कौन लोग जाते हैं जहाँ अभी नॉमिनेटेड एमएलएस बने? नहीं सलातिया साहब, मैं एक चीज माफी चाहता हूं, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्टेड हैं अवाम की तरफ से, अवाम के लिए होना चाहिए, ना कि मरकज की तरफ से थोपे जाना चाहिए। तो एलजी साहब जो हैं वो मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम पर थोपे गए, साफ शब्दों में अगर बोलूं तो। नहीं, एलजी साहब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप कैसे कह सकते हैं इसको थोपेंगे? ये तो यहाँ पर अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, यहाँ तो आइन को आप मानते नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे राहुल गांधी जी वो लहराते रहते हैं आइन की किताब को, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है कि वो आइन को मानती नहीं है। अगर आइन को मानती है, अगर आइन की कसम लेकर वो एमएलए बने हैं, जो 50 एमएलए जीते हैं, तो क्या ये इस चीज को नहीं मानेंगे कि आइन के मुताबिक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो? नहीं, ठीक है, अगर आपको आइन का ही हवाला देना था, कानून का हवाला देना था, तो फिर आपने इलेक्शन ही क्यों करवाया? फिर जाहिर सी बात है, एलजी साहब कानून के दायरे में आकर के यहां पे रह रहे हैं, तो फिर इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहिए था। लोग ऐसा पूछ रहे हैं। सलातिया साहब जी आपकी जी हाँ बिल्कुल, आपका दीदार कर पा रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर कानून के दायरे में आए हैं और एलजी साहब जो है किसी बाहर से जबरदस्ती नहीं थोपे गए हैं, तो फिर इलेक्शन ही क्यों करवाया गया जम्मू कश्मीर में? ये तो फिर दिखावा हुआ ना, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। ऐसा है कि ये तो सेंटर की क्या पॉलिसी रही, किसके यूटी के, अगर यूटी के माध्यम से ये चुनाव लड़े गए हैं, तो ये तो उमर अब्दुल्ला साहब को भी पता है, महबूबा मैडम को भी पता है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये यूटी के बैनर के नीचे ही इलेक्शन लड़े हैं। और उनको मालूम था, अगर पहले उन्होंने इलेक्शन से पहले इस चीज के लिए मना कर दिया था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो फिर बाद में लड़ा क्यों?
अगर लड़ा है तो उनको पता था कि क्या राइट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ा, किस राइट्स के ऊपर गवर्नमेंट बनेगी, यूटी के मुताबिक जो भी आइन में चीजें लिखी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी सरकार। तो अब आपने सिर्फ रोने के लिए या सिर्फ लोगों को जो वायदे किए हैं, जो मैनिफेस्टो में दी हैं चीजें, अब आप उन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं और लोग आपसे पूछ रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लोग आपके एमएलए ही आपको सवाल पूछ रहे हैं। तो ये आप रोना धोना छोड़िए, आपने सरकार चलानी थी, आपको सरकार ने पूरे 50 आपको एमएलए दिए हैं, आपको पूरा राइट दिया गया। नहीं, असल में सलातिया साहब मसला ये है कि सरकार में चलाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सीएम बन गए तो उनको सर्टिफिकेट चाहिए 5 साल के बाद किसी और जगह सीएम बनने के लिए उनको वो सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। सवाल ये कि अवाम की तरफ से चुने गए हैं, अवाम सवाल पूछ रही है तो अवाम का काम हो नहीं पा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह कहना है कि अगर अवाम का काम नहीं हो पा रहा है तो जिम्मेदार हम नहीं है, बीजेपी है, एडमिनिस्ट्रेशन है। शाहिद साहब 16 कैबिनेट मीटिंग्स उमर साहब ने ली हैं जी, 97 इश्यूज के ऊपर फाइल्स को उन्होंने साइन किए हैं, वो लोगों के काम किए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप काम नहीं कर रहे? आप लोगों को भरगला रहे हैं कि मेरी फाइल वहां पे रुक गई, मेरी यूनिवर्सिटीज को मुझे वहां पे नहीं बनने दिया जा रहा, उसका हेड नहीं बनने दिया जा रहा। ये सब लोगों को महज एक आईना वो दिखा रहे हैं, झूठी चीजें दिखा रहे हैं, मगर उनके पास सही मायने जो सही चीज है वो लोगों का विश्वास हासिल करने में। हाँ, मैं आपके सवाल आपके जवाब को समझ रहा हूं और इसका जवाब भी लूंगा मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आगे मूव करता हूं। आपसे ये समझने की, देखिए हर मोड़ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। खुद अभी हमारे साथी कह रहे थे काजी साहब कि जहां भी कोई मसला होता है आपको मुहर चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी ब्यूरोक्रेट्स और एलजे साहब की। अब हर जगह जहां पे उनको साइन मुहर तमाम तरह ऑफिस के अगर चक्कर लगाने पड़ेंगे, दफातर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो फिर लोगों के मसाइल हल कैसे होंगे? शाहिद साहब अभी आपने गिनाया कि 8 यूटीज हैं, 28 स्टेट्स चल रही हैं जी, तो 8 यूटी चल रही है ना, उनमें भी तो लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने दिल्ली का गिनाया है, एग्जाम्पल गिनाया है, तो दिल्ली में काम हो रहा है ना, मगर आप सिर्फ लोगों को सिर्फ बरगलाने के लिए, क्योंकि आप उन चीजों को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आप डिलीवर करने में नाकामयाब हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें नाकामयाब हो रही है, लोगों को बरगलाने में आप काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो पीएसए कैसे लग गया, बताइए पीएसए लाया कौन था, मुझे ये बताइए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, हाँ। कि ये पैलेट गन कौन लाया था यहाँ पर? ये चीजें अगर आपने लाई थी, आज आप क्वेश्चन करते हैं भाजपा से कि पीएसए कैसे लग गया उसको, महराज मलिक को। तो ये चीजें वही कह रहा हूं कि इन्होंने 70 साल राज किया है। आप इनको सिर्फ ये चाहिए कि हमें पावर चाहिए, दे आर द पावर हंग्री, ये सिर्फ पावर के बिना नहीं रह सकते, और इसीलिए आज ये तिलमिला रहे हैं कि किसी तरीके से भी स्टेटहुड मिले और हम अपनी फिर वही मनमानी करें। ठीक है, मैं सलातिया साहब इसका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ गए हैं पीडीपी की जानिब से भी और आपकी तरफ से भी। चीजें चाहिए बिल्कुल, मैं आ जाता हूं। काजी साहब, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल यही कर रही, बहुत सारे इल्जामात हैं आपके ऊपर। देखिए शाहिद साहब, बहुत सारे, माफी चाहता हूं, आप तीनों पैनलिस्ट है, मेरा नाम आमिर है जी। सॉरी जी आमिर साहब, बहुत सारा सवाल हमारे पीडीपी के प्रवक्ता ने और हमारे सलातिया साहब ने भी रेज किए। देखिए, सबसे पहली चीज, आप जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक, दिल्ली सेंटर को फंड करता है अपने स्टेट के रेवेन्यू से, और जम्मू कश्मीर 100% डिपेंडेंट है सेंटर के फंड्स पे। देख लीजिए काजी साहब, जो बोल रहे हैं आप फंस जाएंगे फिर, क्योंकि मैं रेवेन्यू का पूरा चैप्टर आपको सुना दूंगा बैठे बैठे, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली के पास इतना कुछ है फंड, आपके पास भी है बहुत कुछ। नहीं, आप 10% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं टोटल का अपने इसमें से जी। ठीक जी, आप दिल्ली के उसमें से देख लीजिए, आपका जो फंड रेज होता है, आप सेंटर को फंड प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से, दिल्ली गवर्नमेंट से। दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपना इतना फंड है कि वो अपना गवर्नमेंट और अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को खुद चला सकती है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर तो डिपेंडेंट है सेंटर के फंड्स के ऊपर। एक दूसरी चीज, यहां इन्होंने कहा कि राज्यसभा नॉमिनेट होके नहीं जाते, राज्यसभा में भी इलेक्ट होके जाते हैं। वहां पे भी आपके चुने हुए नुमाइंदे जो होते हैं जी हाँ, बिल्कुल करते हैं राज्यसभा मेंबर को, वो भी कोई नॉमिनेट होके नहीं जाते, जैसे सलातिया साहब भी बोल रहे थे। तीसरी चीज, देखिए, कोई भी यूनियन टेरिटरी लीजिए आप,
जहां पे आपके पास असेंबली पॉसिबल नहीं होती है, सिवाय दिल्ली के। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी क्यों पहले से रखा गया है? वो सेंट्रल पॉलिसीज की, वहां पे आपकी पार्लियामेंट है, वहां पे आपको सेंटर का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वहां आपके पूरे देश के नेता वहां पे रहते हैं। उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। उसको छोड़ के बाकी यूनियन टेरिटरीज आपके पास जितनी भी हैं, कहीं आपके पास पॉपुलेशन नहीं है, कहीं आपके पास एरिया नहीं है। यहां तो कोई कमी, यहां आपको जरूरत पड़ी क्या पहले यूनियन टेरिटरी बनाने की? और ये कौन से डंडे की बात कर रहे हैं? हम अगर अपने हक की बात करेंगे तो उसमें कौन सा डंडा चाहिए होता है किसी को? हम हिंदुस्तान के आईन से बाहर रहते हैं क्या? हम अपने हक की बात नहीं कर सकते क्या? आपने तो छीना हमसे, हम कुछ नया मांग रहे हैं क्या? आपने तो हमसे ये छीना हुआ है सब कुछ यहां से। नहीं, अगर काजी साहब देखिए, जो बात है आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं 100% दुरुस्त मानता हूं इस बात को, मैं साथ हूं यहां पे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, आपने कहा खजाने खाली है, आपको बजट मिल गए, एमएलएज लगातार आपके पास आते हैं कि मसले ये हैं, आपके सामने में रख रहे हैं। एक भी मसला 1 साल के अंदर क्यों नहीं हल हो पाया? ये तो अब अवाम भी आपसे पूछने लगी है, अपोजिशन को छोड़ दीजिए। अभी आप देखेंगे इस सीजन के 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं। 6 महीने के बाद आपका बजट एलोकेशन अप्रूव होके आता है राजभवन से जी। ये चीजें ये लोगों को नहीं बताएंगे ना। अब वो कब कंज्यूम होगा? आप देखिए, ये कोई प्लेन एरियाज को छोड़ लीजिए, आप पहाड़ी इलाकों की बात कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में तो आपका तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के सारे पहाड़ी इलाके हैं। बिल्कुल। अब वहां पे बर्फबारी होने वाली है। अब कब काम होंगे? 3-4 महीने तो कोई काम नहीं होगा, वो पैसा तो लैप्स हो गया। जो काम पिछले 6 महीने में होना चाहिए था, आपने फंड्स ही एलोकेट नहीं किए, आपने फंड्स ही अप्रूव नहीं किए जो चीज आपको भेजी गई थी। ये लोगों को देखिए, ये सोचे समझे तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के साथ खेला जा रहा है इस वक्त, और अपोजिशन इस चीज का पूरा फायदा उठा रही है और लोगों को ये बता रही है कि ये सारी नाकामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। बैकएंड पे क्या हो रहा है? परसों उमर वही तो लोगों को भी जानना है कि आखिर जो है पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। आमिर साहब जी बोलिए। परसों उमर अब्दुल्ला साहब ने सवाल उठाए राजभवन पे। बिल्कुल। उसके जवाब राजभवन को देने चाहिए थे कि या एलओपी सुनील शर्मा जी राजभवन के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने तो सारे जवाब राजभवन के उसमें दिए। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन में है पूरा, किस तरीके से इनको हरास किया जाए। ये लोगों को समझना चाहिए इस वक्त। वो काम एलओपी का नहीं था। अगर राजभवन पे कुछ सवाल उठे थे, वो राजभवन की तरफ से जवाब आने चाहिए थे कि हाँ, जो चीफ मिनिस्टर ने क्वेश्चन रेज किए हैं कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, मुझे एक काजी साहब सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। आप अपनी जगह 100% दुरुस्त हैं, लेकिन सवाल ये है, बिल्कुल काजी साहब इनकार नहीं है आपकी बातों से, सवाल ये है कि आप ऐसा क्यों होता है कि स्टेटहुड का जो मसला है वो कश्मीर से ही आवाज़ उठती है? क्या जम्मू के लोगों को स्टेटहुड नहीं चाहिए? क्योंकि जम्मू में अगर बीजेपी की एक बड़ी अक्सरियत है एमएलएस की, वहां से तो कोई भी आवाज़ नहीं उठता, कोई कंसर्न नहीं होता, कुछ भी ऐसी चीज़ें सामने में नहीं आती। तो क्या हम ये मान के चलें कि जम्मू के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टेटहुड मिले या ना मिले? और जम्मू की जो लीडरान हैं वो कभी मीडिया में बोलते हुए भी नज़र नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि अवाम भी नहीं चाहती, या इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप अलग से? बिल्कुल 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 आमिर साहब, एक तासुर दिया जाता है कि जम्मू के लोग, आप जम्मू किसको कहते हैं आमिर साहब? पहले मुझे ये बताइए। जम्मू आवाज वैसी है। रजौरी पुंछ से आज आपका सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, वहां से अपना रजौरी पुंछ से आपका सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पे डोडा, ये चिनाब खित्ते से पूरा चल रहा है। 10 में से 7 डिस्ट्रिक्ट तो यही है आपके। आप किसको जम्मू कहते हैं फिर? जम्मू के एक जिले को आप जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? और जम्मू कश्मीर की जम्मू में आप देखेंगे, रजौरी में आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिप्रेजेंटेशन है, रजौरी में आपकी रिप्रेजेंटेशन है, रियासी में आपकी रिप्रेजेंटेशन है, बनहाल में रामबन में आपकी रिप्रेजेंटेशन है, डोडा में आपकी रिप्रेजेंटेशन है, इस वक्त कुठवा में आपकी रिप्रेजेंटेशन कुछ सपोर्ट कर रही है इस अलायंस को, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कुछ इसी। ठीक है, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, उसके बाद चूंकि वक्त कम है आपके पास, मैं एक सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा आपसे कि आप करें तो बहुत अच्छा, पीडीपी करे तो बहुत खराब, या दूसरी पार्टियां करे तो बहुत खराब, ऐसा कैसे चलेगा? बीजेपी करे तो बहुत खराब। देखिए आमिर साहब सुनिए, पीडीपी की तो मैं बात ही नहीं कर सकता। आज जो लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं ना, इस सब का कर्ता धर्ता हमारे पीडीपी वाले ही हैं। ठीक है, मैंने कभी नहीं, देखिए बीजेपी ने जो किया, बीजेपी का मंशूर था,
वो पिछले 30 साल से बोल रहे थे कि हमने 370 को हटाना है। वो ओपनली कहते थे, उनका मंशूर था, उनका मैनिफेस्टो था, ये उनकी पार्टी लाइन थी। ये कसूर तो उन लोगों का है जिन्होंने उनका साथ दिया इसमें, जिन्होंने उनको पावर में लाया है यहां पे। सर मुझे एक चीज़ ज़रूर समझाइएगा, मैं माफ़ी के साथ में बार बार अपने कम इल्मी का मैं अपने आप को मुझे एहसास होने लगता है। काजी साहब, अगर स्टेट में कोई गवर्नमेंट बनती है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बीजेपी की बनती है, मान लीजिए अगर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रहती तो क्या 370 को हटाया जा सकता था? नहीं हटाया जा सकता था। तो अगर स्टेट में कोई गवर्नमेंट बनती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पार्लियामेंट के जरिए 370 या स्पेशल स्टेटस को हटाना या रखने का अमल होता है। तो अगर स्टेट में कोई चीज बनती है तो उसका असर सेंटर में कैसे? नहीं जनाब, नहीं जरूर समझाइए मुझे ये कानूनी पहलू या फिर आपका। आप जब एक घर की बुनियादों को ही घर में घुस के खोखला कर देंगे। हाँ, मैं आता हूं आपकी तरफ शगत साहब। ठीक है, बोलिए शगत साहब। काजी साहब बोलिए। पॉसिबल हो सकता था? मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे किसने उस वक्त एलजी को, जिस वक्त सत्यपाल मलिक साहब थे यहाँ पे, जब यहाँ पे बीजेपी का कंट्रोल आपकी स्टेट में आ चुका था, तभी ब्यूरोक्रेट्स ने वो रिप्रेजेंटेशन लिखी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जितनी यहाँ की थी वो सत्यपाल मलिक को दे दी। ये तभी हुआ जब यहाँ पे बीजेपी का कंट्रोल था। नहीं, सत्यपाल मलिक साहब को भी आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था और बाकायदा कई न्यूज़पेपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक मुहिम चलती थी और वो मुहिम हमारे पास है, वो मैं आपको दिखा सकता हूं, जहां पे एलजी नाकाबिले कबूल था। फिर वो जैसे ही बीजेपी के अगेंस्ट में बोलने लगे, सत्यपाल मलिक साहब मसीहा बन गए, बहुत अच्छे लीडर बन गए। तो ये दोहरा मेयार कहीं ना कहीं तो नजर आता है ना सर सियासी पार्टियों का। दोहरा मेयार नहीं, सुनिए, हम तब भी सत्यपाल मलिक साहब अगर कुछ भी कहते, हम कभी उनकी बात का यकीन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो लास्ट डे तक ये बोलते रहे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोला उन्होंने, चलिए बात का कभी यकीन किया ही नहीं जा सकता है। चलिए बेहतर, खैर इन चीज़ों पे हम बाद में किसी दिन बात कर लेंगे। काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने जितना वक्त दिया हमें। मैं आता हूं अब शौकत साहब। एडवोकेट साहब बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे और मैं थोड़ा सा आज इंडिविजुअली थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहा हूं। उसकी वजह यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आउटपुट निकाल पाए। शौकत साहब आपकी बारी, क्या कह रहे थे आप? मेरा ये कहना है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जी उस पर्सन हैं हमारे साथी, ये जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को ना बड़ा करीब से सुन रहा था। बड़ा आप ये मान लें, उन्होंने बहुत अच्छा कहा। उनका सवाल जवाब भी उनका ही। उन्होंने सवाल किया कि यहां पर जो है वो पीडीपी की वजह से ये सारी चीजें हो गई। उनका ही जवाब था कि यहां बीजेपी ने पिछले 70 साल से जनाब मैनिफेस्टो रखा था कि अगर हम पावर में आएंगे तो 370 को खत्म करेंगे। तो जो आपका सवाल, उनका जवाब, उनका ही सवाल, उनका ही जवाब, और उसकी बाद में फिर तस्दीक जो है वो आपके जरिए से हो गई कि भाई आप ये बताएं, अगर स्टेट में कोई चीज होती है तो उसका सेंटर पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, अगर बीजेपी ने पिछले 70 साल या 50 साल से ये मैनिफेस्टो था उनका, ये उनका बेसिकली बुनियादी एक मंशूर था कि हम जब भी कभी पावर में आएंगे, तो पावर में बीजेपी कब आई? पावर में बीजेपी आई एक बार 1998 में और एक बार आई 2014 में। और तीसरी बात मैं आपको ये कहूं कि आप ये बताइए, इन्होंने कहा उनको यहां लाया, पावर में थे वो, ये उनके साथ थे, तब 370 टूटा। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, साहब आप ये बताइए कि 2018 जून में सरकार जो है वो सपोर्ट वापस करने की वजह से सरकार खत्म हो जाती है। अगस्त 2019 में जब फिर से पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बनती है और 5 अगस्त 2019 को यहां पर जो हमारे जम्मू कश्मीर की स्टेट का स्टेटहुड है उसको छीना जाता है, यहां पर स्पेशल स्टेटस को छीना जाता है। तो आप ये बताएं कि उस वक्त जहां आप थे वहां हम थे, तो आपकी ये बात कहने का क्या मतलब रहता है मेरे भाई? जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 6-7 साल से आपकी ये सारी चीजें सुनी और उन्होंने आप पर एतमाद किया। जब आप पर एतमाद किया, आपको वोट दिया, आपने कहा हम सबसे पहला
जो काम करेंगे वो हम यहाँ 370 की बहाली का काम करेंगे, स्टेटहुड को लाएंगे। आप मुझे बताइए, आप मुझे नहीं बताइए, आप पूरे इस चैनल को देखने वाले जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप उनको बता दीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को बता दीजिए कि आपने उस पहले वादे का क्या किया। आज की डेट में जम्मू कश्मीर में हमारी जो सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भूल चुकी है कि यहां कोई 370 था, यहां स्टेटहुड चाहिए, इसका ये सारी चीजें हैं, ये वो भूल चुके हैं। पिछले मैं कह रहा हूं, मैंने पिछली बार भी इनसे ये कहा था कि आप ये बताएं कि उमर साहब ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के नेता हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या उन्होंने बीजेपी से ये पिछले 1 साल में कभी ये पूछा है या कंसल्टेशन में आए हैं या कभी उनके साथ एक ऐसा इजहार किया है जम्मू कश्मीर के लोगों का की जो मुश्किलात हैं उनका इजहार किया है? सवाल यहाँ पे ये भी अटक जाता है कि जब भी ये सारी चीजें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछने की कोशिश करते हैं लगातार अपनी डिबेट में, तो वो कहते हैं कि अगर पीडीपी या बीजेपी ऐसा कह रही तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया था? अवाम के मसाइल तो अधर में लटके रहे, उन्होंने ही जमीन से लेकर के जायदाद तक कहीं ना कहीं लोगों की छीन लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो गिनवाते हैं, कहते हैं कि लोगों के मसाइल तो तब भी हल नहीं हुए थे और अभी हल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि हल होंगे, हमारे पास 5 साल है। नहीं, देखिए, ये तो कोई भी सरकार कहेगी, और मसाइल जो हैं वो हर रोज जो हैं वो मसाइल बढ़ते हैं, हालात वाक़ात बदलते हैं, जिस तरफ मतलब दौर बदलता जा रहा है, हालात मुश्किलात जो हैं वो भी बदलती जाती हैं। उस वक्त के जो हालात थे, जो हमसे हो पाया हमने किया है, लेकिन इस वक्त के हालात जो हैं, आपके सामने एक चैलेंज है, आपने इस चैलेंज पर क्या किया? आप पिछले 1 साल में, आपकी सरकार को 1 साल हो गया, आप बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपने एक ऐसा फैसला लिया हो जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिली हो? ठीक है, एक बड़ा सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सलातिया साहब की तरफ आता हूं। सलातिया साहब, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि चूंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो चूंकि हर एक कड़ी को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, इस वजह से अब आपकी तरफ में आता हूं। अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जवाब दाखिल करिए और पहलगाम जैसे इंसिडेंट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में किस तरह की सिक्योरिटी की सूरत हाल है वगैरह वगैरह, इन सब चीजों पे जवाब मांगा था। सेंटर ने जवाब नहीं दिया और अब ये कहा जा रहा है कि इस वजह से जवाब नहीं दिया क्योंकि सीरियस नहीं है सेंटर। और आज एक और स्टेटमेंट सामने आया कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द डोर, एक बैकडोर चैनल के थ्रू कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान। तो अब तक ये चीजें बाहर नहीं निकल करके आ पाई, ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी दिखती है, कुछ समझा पाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बैकडोर चैनल चल रहा है कि यूटी वर्सेस सेंटर। यहां तक केंद्र की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, जो सरकार चल रही है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं आमिर साहब, स्टेटहुड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जैसा उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने, एट द एप्रोप्रिएट टाइम। अच्छा, मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए। अब ये स्पेकुलेशंस हो सकती हैं, मैं इसके ऊपर लोगों के इल्जामात हैं तो मैंने बीच में टोक दिया आपको। जी बोलिए आप पूरा। मैं उस चीज के ऊपर नहीं कह सकता कुछ भी कि लोग क्या कहते हैं, मगर सरकार का जो वायदा है और फ्लोर ऑफ द हाउस ये होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, अमित शाह साहब ने, ये चीजें पूर्ण होंगी, मगर उसके ऊपर कैसे काम किया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। वो आपको जैसे वर्ड यूज होता है, आप बार बार कहते हैं अप्रोप्रिएट वर्ड क्यों यूज करते हो, तो वो अप्रोप्रिएट वर्ड ही रहेगा कि अप्रोप्रिएट टाइम पे वो चीजें मिलेंगी। मगर अब जैसा ये कह रहे थे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कि हमारा पास बजट नहीं है, बजट की उमर साहब नेशनल केंद्र में गए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मिले थे, निर्मला सीतारमण जी को, और अपना डेफिसिट बताया था कि हमारा ये है वो है। 5,000 करोड़ रुपया उसी समय निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उमर साहब को जे&के को दिया। ये चीजें नहीं बताएंगे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनको कब पैसा मिल रहा है और वो पैसा कैसे यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, वो तो अब इनके बारी है। नहीं, वो तो बोलते भी नहीं है, लेकिन अभी हमने एक चीज देखा था, चूंकि आपने एक अच्छी बात कही है, उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कि 17-18 दिन हो गए फ्लड लाइक सिचुएशन में, और उस टाइम पे कोई मसले हल नहीं हो पा रहे थे, कई तरह की सिचुएशन थी। थर्ड वाले जो एरिया है उधमपुर का, वहां पे जैसे ही उमर साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के वजीरों से, मिनिस्टर्स से बात करते हैं और
पैचअप करने की कोशिश करते हैं, मसले का हल 48 घंटे के अंदर निकल आ पाता है। तो क्या इंतजार हो रहा था कि सरकार हमारे घुटनों पे आए, उसके बाद लोगों के मसले हल होंगे? बात घुटनों की नहीं है। अगर आप कोई भी चीज है, अगर कोई बच्चा रोता भी है तो माँ उसको दूध पिलाती है, तभी पिलाती है जब वो बच्चा रोता है। तो अगर उमर साहब बताएंगे नहीं सेंटर को, अभी हम यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब आए थे, आपको मालूम है, और उस समय 2000 करोड़ रुपया उन्होंने अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया, इसलिए कि जो सड़कें टूट चुकी हैं, जो बिल्कुल वॉश आउट हो चुकी हैं, उन चीजों को उनको दूरी करने के लिए, उनको रख रखाव के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए 2000 करोड़ रुपया दिया। आपको मालूम है इस चीज का। जहां पर भी कहीं भी आपदा आई, जहां भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रही। केंद्र ने स्पेशली ये कहा है कि हमें कोई भी यहाँ पर जितने पुल टूटे हैं, जितनी सड़कें टूटी हैं, जो लोग बह गए हैं, जो लोग मर गए हैं, घर से बेघर हो गए हैं, तो इन सभी चीजों, ये भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इस जम्मू कश्मीर की। इसके ऊपर तो उमर साहब ने अपना, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट पेश नहीं की कि कितना हमारा डैमेज हुआ, कितना नहीं हुआ। जब तक ये चीजें रिपोर्ट्स ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट नहीं देगी, तो आप बताएं सेंटर इस पे कैसे रिएक्ट करेगी? ठीक है, लेकिन इवन पीडीपी तक आपको कहती है कि बीजेपी नॉन सीरियस पार्टी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की परवाह नहीं है, और परवाह तब होगी जब वो खुद ही पावर में यहां पे आ जाएंगे मुकम्मल तौर से। मुझे ये बताया जाए, अभी तो बात ही छोड़ो, 2014 के बाद कहां पर भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहां काम नहीं किया, वो ये बताएं। जितने 4 लेन्स, जितने 6 लेन्स, जितने टनल्स, जितने हाईवेज, जितने एम्स, जितने IIF, ये चीजें अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की डेवलपमेंट, तो फिर किसने की? ये पीडीपी क्या कह सकती है? 3 आदमियों की पार्टी अब हमें बताएगी कि हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा आगे रहा है कि जम्मू कश्मीर को हमेशा उन्होंने आगे रखा। आपको मालूम है जो भी काम यहाँ पर, जो आप आज कश्मीर में लोग नारा लगाते हैं, मैंने पहली बार देखा है आमिर साहब कि कैसे दशहरा मनाया गया कश्मीर में। आपने भी देखा होगा, हमने अपनी हिस्ट्री में ऐसा दशहरा नहीं देखा है, ऐसा अब देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि अब लोगों को लगता है कि यहाँ की फिजा जो है बहुत अच्छी है। अब लोग रात को ये खुद ही कहते हैं कि रात को जहाँ पे राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट, कि 2 बजे भी आइसक्रीम खाने वो चले गए उस दिन, तो कैसे नहीं, ये तो इल्जाम खैर आपकी तरफ से लगाया गया था। नहीं, हमारी तरफ से नहीं लगाया गया, ये राहुल गांधी जी ने वहां पर कहा था। तो मैं चलिए, हो सकता है हम उस पर आगे निकल जाएं, इस वजह से मुझे आमिर साहब ये बताएं, आज यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आए दिन यहाँ पर शट डाउन हो रहा है। आमिर भाई 30 सेकंड देना मुझे, मैं पूरा टाइम है आपके पास, आता हूं मैं आपके पास जी। इन चीजों को किसने दूर किया? आज कश्मीर में फिजा बहुत अच्छी है, लोग जाते हैं, टूरिज्म पिछले 2024 में 2 करोड़ 32 लाख लोग जम्मू कश्मीर में आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ की फिजा ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र ने यहाँ पर काम नहीं किया। केंद्र हमेशा यहाँ पर अग्रसर है, मगर अब ये देखना ये है कि उमर साहब अपनी सरकार को कैसे चला रहे हैं, कैसे वो कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं केंद्र से। वो अगर वो कोऑर्डिनेशन करना ही नहीं चाहते तो केंद्र क्या कर सकती है? ठीक है, एक बड़ा कंसर्न है। मैं शौकत साहब इसी हवाले से आपकी तरफ आना चाह रहा था। कश्मीर में बागो बहार है, एनसी और पीडीपी कहीं न कहीं उनकी वजह से या उनकी तरफ से जो पुरानी एक इल्जामात हैं या उनके जो कारफरमाइयाँ रही हैं, उसकी वजह से उनको लगता है कि अब शायद इल्जाम तराशियों के जरिए काम चलेगा। लेकिन लोग बहुत खुश हैं, बाहर के लोग भी इस चीज को देख पा रहे हैं। अगर मैं कंक्लूड कर पाया हूं तो जी देखिए, मैं बीजेपी से आपके जरिए से ना उनसे एक सवाल पूछता हूं कि सर आप ये बता दीजिए, मुझे लगता है या तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को सीरियस नहीं लेते, आप मजाक में सारी चीजें करते हैं, तो या फिर आप कंफ्यूजन में हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर में हालात को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से जो है सेंटर अपना रिस्पॉन्ड करेगा, और दूसरी तरफ से आप ये कहते हैं
कि जनाब कश्मीर के अंदर जो है कैसी फिजा है। नहीं, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं आता हूँ। मैं शौकत साहब, पूरा टाइम आपके पास, मुझे एक बात बता दीजिए। उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है, सिक्योरिटी की बात नहीं की है। और अगर सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं, हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। लैप्स हुई है और क्यों हुई है उसको देखना पड़ेगा, लेकिन किसी और ने वहां पे तबाही मचाई, ये चीजें हुई और इसी चीज को देखना पड़ेगा। वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अगर मैं समझ पाया तो। शौकत साहब देखिए सर, जहां तक ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, सरकार का एक तरीकाकार होता है काम करने का। एक सड़क का या ब्रिज का कोई अगर उसका प्रोजेक्ट बनता है तो ये रातों रात नहीं हो जाता है। तो अगर बीजेपी ये कहती है एम्स को, आईआईटी को लेके और सड़कों को लेके, टनल्स को लेके अगर ये कहती है कि ये सारा जो है ये पिछले 5-8 साल में हो गया, तो ये फिर उनको देखना पड़ेगा वो ये ऐसी मजाक वाली मज़ाहिया अंदाज में बातें क्यों करते हैं। ये उनसे पहले नहीं शौकत साहब, मैं इस चीज के इख्तलाफ नहीं करूंगा, आपकी किसी भी बात को नकारूंगा नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताइए। मोटी मोटी चीजें जो हमें समझ में आती है, अभी हम जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं, टनल से लेकर के, पुल से लेकर के, रेलवे से लेकर के, इंस्टीट्यूशन से लेकर के, और उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी से लेकर के, और अब जो सड़कों के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है या फंड्स दिए जा रहे हैं, और कुछ काम जो दिख भी रहे हैं, क्या वो हवाई है, वो हकीकत नहीं रखता? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने ये कहा सरकार का काम करने का एक तरीकाकार है, एक प्रोसीजर है, और ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं रातों रात ये तैयार होके जो है ये जमीन पर काम जो है वो भी एग्जीक्यूट कर दें, ऐसा नहीं है। बीजेपी से पहले भी कोई सरकार थी जिसने इस ट्रैक पर जो है वो अपना काम किया है, ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी को ये भी नहीं कहता हूं कि आपने कुछ नहीं किया है, आपने किया है। आपने उसी प्रोजेक्ट को आगे जो है वो चलाया है। वो एक डिपार्टमेंटल, एक कानूनी तरीके से जो है फंड्स आते हैं, वो चीजें चलती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये कहें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बेसिक मसाइल हैं उनके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, और आप ये कहेंगे, हमें ये कहेंगे या किसी दूसरी पार्टी को कहेंगे हम 3 लोगों की पार्टी, मैं कहता हूं हम 3 लोगों की पार्टी हैं, आप 28 लोगों की पार्टी हैं। आप लोगों की बात रख लीजिए। आपको लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया, जम्मू में 28-29 लोग चुन के आपके चले गए, उनका क्या रोल रहता है वो भी आपको मद्देनजर रखना चाहिए। और ये सारी चीजें जो हैं ये अपोजिशन भी देख रहा है, उसकी भी कोई ड्यूटी है। और जहां तक ये बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहते हैं कि नहीं जी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, अगर हालात ठीक हैं तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो स्टेटहुड की आ रही है। आप स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए आप कहते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो फिर आप उनके नुमाइंदे हैं, आप क्यों नहीं बात को कम्युनिकेट करते हैं? वो चीजें आज जो जाहिर हुई है एडवोकेट शौकत साहब कि 1 महीने में कहीं ना कहीं इस मसले को हल होने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट में आज ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा भी है कि बैकडोर चैनल से यूटी गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है। मे बी ये मसला हल हो, फिर हम जरूर आपके साथ, स्पेशली आपके साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के काजी इरफान साहब के साथ आएंगे और पूछेंगे जरूर स्टेटहुड के बाद कि क्या आखिर स्टेटहुड के बाद करवा लिया, क्योंकि हमें ये बहुत सारी चीजें, और आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उनमें से कौन कौन वो पूरे कर सकती, इवन स्टेटहुड रिस्टोर होने के बाद। आज चूंकि हमारे पास वक्त इजाजत नहीं देता, वरना इस बात को हम और आगे लेकर के चलते, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं और इंशाल्लाह अगर हम जिंदा रहे तो यकीनन इस चीज को हम जरूर आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। सलाते